नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पीड मेकर मैथ्स में। आज से हम ग्रुप डी के द्वारा रेलवे ग्रुप डी के द्वारा पूछे गए सवालों को डिस्कस करेंगे, सेट वाइज डिस्कस करेंगे। आज 10 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट 1 में पूछे गए सवालों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ में। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। सवाल में क्या बोला कि 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर हो तो टावर कितना ऊंचा होगा। जैसे ही यहाँ पे उन्नयन कोण की बात हुई, उन्नयन कोण का मतलब हम ये समझेंगे कि हमें नीचे से ऊपर देखने के लिए बोला जा रहा है, और जब अवनमन कोण का बात करेगा तो हमें ऊपर से नीचे देखने की बात कही जाएगी। तो यहाँ पे उन्नयन कोण 30 डिग्री बोला है, तो आप पहले 8 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, मान लेते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म ये रहा होगा, कोई प्लेटफॉर्म ये 8 मीटर रहा होगा ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से। अब इसके शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण, अब टावर तो प्लेटफॉर्म से बड़ा होगा ही, और वैसे भी उन्नयन कोण है तो हमें नीचे से ऊपर देखना होगा। तो मान लेते हैं ये टावर है। अब इस टावर के शीर्ष का, अब ये टावर के शीर्ष का हमारे पास उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब यहाँ से एक ये 30 डिग्री दिया है, तो टावर कितना ऊंचा होगा यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर है। यानी ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म और ये अपना टावर। तो ये बोला कि ये टावर कितना ऊंचा होगा यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर है। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल में अगर हम tan 30 डिग्री लेते हैं तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, यानी कि ये लेंथ 1 हुआ और ये पूरा √3, यानी ये √3 तो ये भी √3 होना चाहिए क्योंकि ये सेम है। तो अब यहाँ पे √3 के लिए हमारे पास दिया है 40√3, यानी अगर हम एक का निकालें तो 40 आएगा, और यहीं एक हमें यहाँ पे निकालना है। तो एक की जगह पे ये 40 मीटर, ये मीटर में था, ये मीटर, यानी कि ये आ गया 40 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये दो, ये भी सेम और ये भी सेम। तो ये 8 मीटर, तो ये 8 मीटर, तो ये 8 मीटर यहाँ और 40 मीटर यहाँ, पूरा टोटल अगर हम टावर की ऊंचाई देखें यहाँ से यहाँ तक तो 48 मीटर, यानी कि टावर की ऊंचाई जो होगी 48 मीटर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। अगला सवाल नेक्स्ट सवाल एक थैले में नीली और लाल गेंदे एक नियत अनुपात में है। नीली यानी कि ब्लू और रेड नियत अनुपात में है। यहाँ पे नियत अनुपात ध्यान में रखना होगा। जब इसमें 84 लाल गेंदे थी तो नीली गेंदे की संख्या 36 थी, यानी कि नीली गेंदों की संख्या 36 जब लाल गेंदे 84 थी। यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है तो थैली में कितनी लाल गेंदें होनी चाहिए। यानी अब नीली गेंदों को हमें बोला कि इसे 54 करना है, तो लाल गेंदों की संख्या क्या होनी चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 36 से 54 यानी कि ये 3/2 गुना हो रहा है, 3/2, तो ये भी 3/2 गुना होगा, यानी 84 का 3/2 कितना 126, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। सुरेश और चिरांज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, यानी कि सुरेश और चिरांज की आयु का अनुपात 5:4 हमें दे रखा है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद, 3 इयर्स, अब से इन दोनों की आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो हमें बताना है चिरांज की वर्तमान आयु क्या है। तो चिरांज की वर्तमान आयु क्या है ये हमें बताना है। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो 28, 29, 24 और 20,
यानी कि चिरांज की आयु 3 वर्ष बाद 9 का अनुपात 9 के लिए होगा, यानी 9 यूनिट का वैल्यू होगा 3 वर्ष बाद। यानी कि अगर हम चिरांज के वर्तमान आयु में 3 वर्ष जोड़ दे तो वो संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं, पहले में 28 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 31, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा 29 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 32, ये भी 9 से नहीं डिवाइड। तीसरा 24 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 27, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। यानी कि मेरा आंसर 24 वर्ष होना चाहिए, होगा, क्योंकि चिरांज का अभी वर्तमान आयु अगर 24 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद वो 9 का मल्टीपल ही होगा, जो कि 27 वर्ष होगा। तो इसीलिए मेरा आंसर 24 यानी सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की और अगला सवाल, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? अब 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? वर्ग का मतलब क्या हुआ? किसी भी संख्या को हम 2 बार अगर गुना कर देते हैं तो वो अपने आप में वर्ग बन जाती है। जैसे कि अगर हम 2 को 2 बार गुना कर दें तो ये 4, ये एक वर्ग स्क्वायर नंबर हो गया। 3 को अगर हम 3 से गुना कर दें तो ये 9, ये भी एक स्क्वायर नंबर। यानी कि 2 का हमें पेयर ढूंढना है। तो अब इसका सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर हम 729 को देखें तो ये 27 का स्क्वायर है, यानी कि 27 को हम 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं, 27 गुना 27। और फिर अगर 27 को हम तोड़ें तो 3 गुना 3 गुना 3, इसको भी अगर तोड़ें तो 3 गुना 3 गुना 3। यानी कि अगर हम इसको देखें तो एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, यानी कि हमारे पास 3 पेयर बन गया। यानी कि 729 के 3 ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे बोडमास का है सवाल। सवाल दिया है 5 + 1/7 गुना बड़ा ब्रैकेट -14 गुना 25 - 15 - 5 डिवाइडेड बाई 22 - 6। सबसे पहले बोडमास में हमें ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि जैसे बोडमास ये नाम में ही इसका छुपा हुआ है। जैसे बी का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। उसके बाद ओ का मतलब ऑफ यानी कि का का मतलब गुना, ठीक। उसके बाद में डी मतलब डिवीजन यानी कि भाग। एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव लास्ट में करते हैं। तो इसी नियम पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम तो यहाँ ब्रैकेट का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रैकेट दिख रहे हैं। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का, उसके बाद मंझोले, उसके बाद में सबसे बड़े ब्रैकेट का। तो अगर हम इसमें देखते हैं सबसे छोटे ब्रैकेट यहाँ पे हमें दिख गया। सबसे छोटे ब्रैकेट 22 - 6 यानी कि यहाँ पे हम 16 लिख सकते हैं। और ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ रहेगा, फिर डिवाइड। और फिर यहाँ पे देखते हैं एक छोटा ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है हमको, ये सबसे। उसके बाद में मंझोला ब्रैकेट 25 - 20 यानी कि यहाँ पे 5 बचेगा। फिर गुना, ये -14 और फिर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट यानी कि। और फिर यहाँ गुना 1/7 + 5। फिर ये मंझोला ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 14 × 5 = 70 -70 डिवाइडेड बाई 16, ये बड़ा ब्रैकेट। फिर गुना 1/7 + 5। और फिर ये ऑफ का गुना का काम करेंगे। उससे पहले इसका काम कर देते हैं। -70/16 गुना 1/7 और ये 5 प्लस, तो ऐसे रहेगा लास्ट में। ये 7 से 7 -10 और ये -5, ये 8। हमारे पास बचा कितना? 5 प्लस माइनस
5/8 यानी 8×5 = 40 में से 5 गया, 35/8 मेरा आंसर ये आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल 250 रुपये पे 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त ब्याज क्या होगा। यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल दे दिया 250 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5%, वार्षिक ब्याज साधारण, और 2 साल का टाइम दे दिया है 2 साल। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज में हर एक साल के लिए साधारण ब्याज सेम होता है। तो अगर रेट और साधारण ब्याज क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम प्रिंसिपल से गुना करते हैं, यानी जितना प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वही तो साधारण ब्याज होता है। तो 4.5% अगर रेट है पहले साल के लिए, तो दूसरे साल के लिए भी 4.5% रेट, तो 2 साल में टोटल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9%। यानी कि अगर हम ब्याज निकालना चाहे रुपए में तो प्रिंसिपल का 9% हम निकाल देंगे, यानी कि 250 का 9%, परसेंट का मतलब ये 20। तो अगर 25 चौका 25 दहाई, 25 चौका 25 दहाई, और फिर 2 और ये 5, 45/2 यानी कि 22.5 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नेक्स्ट बस ए बी से 4 गुना तेज अधिक काम करता है। यानी ए बी से 4 गुना, पहले सवाल देख लेते हैं। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो सकता है। सबसे पहले यहाँ हम कुछ जानते हैं, जैसे ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। तो टाइम एंड वर्क में हम जानते हैं कि वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब एक आदमी का जितना इफिशियंसी हो वो कितना समय में काम करता है, वो अगर गुना आपस में कर दे तो वो हम वर्क कहलाता है। तो और फिर यहाँ पे अगर वर्क सेम हो, वर्क सेम का मतलब एक ही काम को दो लोगों के द्वारा किया जाए, तो अगर वर्क सेम हो, अगर ये कांस्टेंट हो, तो इन दोनों का रेशियो आपस में क्या उल्टा हो जाता है, यानी इन्वर्स हो जाता है। और अगर वर्क बराबर टाइम इनटू इफिशियंसी, अगर इन दोनों में से कोई एक कांस्टेंट हो, या तो टाइम कांस्टेंट हो या फिर इफिशियंसी कांस्टेंट हो, तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो इफिशियंसी और वर्क का रेशियो सेम रहेगा, यहाँ उल्टा नहीं होगा। और अगर इफिशियंसी कांस्टेंट हो तो टाइम और वर्क का रेशियो सेम रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये सवाल है, देखते हैं। बोला कि ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम कर सकता है, यानी कि उसका इफिशियंसी है 4 गुना अधिक। यानी ए अगर 4 है तो बी 1 है, इसका इफिशियंसी का रेशियो यहाँ पे हमें दिया गया। इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यानी सेम काम है तो यहाँ पे इफिशियंसी का रेशियो जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशियो। यानी अगर ए 1 दिन ले रहा है तो बी 4 यूनिट लेगा, तो बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा करता है। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि बी की तुलना में 3 यूनिट पहले ही काम पूरा कर लिया। तो यानी अगर हम 3 यूनिट बराबर देखें तो 60 दिन, 3 यूनिट बराबर 60 डेज, और 1 यूनिट का अगर निकालें तो 20 दिन। यानी कि एक यूनिट कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में काम करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी, तो टाइम हमारे पास ए का कितना आ गया 20, क्योंकि 1 यूनिट है, तो ए का 20 दिन, और इफिशियंसी इसका कितना था 4 यूनिट। तो इसमें अगर 4 तो वर्क हमारे पास टोटल कितना आ गया 80। और यही वर्क को करने के लिए क्या बोले, यदि वे साथ काम करते, यही वर्क को साथ काम करना है, यानी कि वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी। तो अगर हम टाइम बराबर निकालें तो वर्क अपॉन में इफिशियंसी, तो वर्क 80 है और इफिशियंसी ए और बी दोनों को साथ में करना है, तो 4 और 1 5। तो अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 16 दिन में ये काम हो जाएगा, जो कि मेरा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल
3 महीनों के लिए निवेश किए गए 875 रुपए पर 21 रुपया ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर कितनी होगी? यानी कि 3 महीनों के लिए दिया है और हमसे पूछा है प्रति वर्ष, यानी 3 महीनों में अगर ब्याज 21 रुपये मिलता है, 3 मंथ्स में ब्याज अगर हमें 21 रुपया मिलता है तो हमसे प्रति वर्ष पूछा गया तो हम 12 महीने में निकाल लेते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर हम 12 मंथ में निकालें तो 12 मंथ में 3 चौका 12 तो 21 चौका 84, यानी कि एक साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा? 84 रुपया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज में क्या होता है कि एक साल में प्रिंसिपल पे जितना % ब्याज मिलता है वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो एक साल में हमारे पास 84 रुपये मिला और प्रिंसिपल कितना है? 875 इंटू 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको हम काटते हैं, तो 5 से काटते हैं तो 20 पच्चे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25, फिर 5 से 5 तेई 15, 5 सत्ते 35, 5 तेई 15, 5 पच्चे 25, 5 चौका 20, 7 पच्चे 5 सत्ते और ये 12 सत्ते 12 चौक 48/5, यानी 9.6% मेरा क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल, ए को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है, जिसमें से वो 1/3 दान कर देता है। यदि उसे 16,858 रुपये दान किए, उसने 16,858 रुपये दान किए, तो उसे अपने पिता की संपत्ति से कितने रुपए मिले? अच्छा, बोला ए के बारे में बोला कि पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है, जिसमें से वह 1/3 दान कर देता है, यानी 2/5 का 1/3 ये दान किया। फिर अब इसका इसी यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना दे दिया? 16,858 रुपये। तो उसे अपने पिता की संपत्ति से कितने रुपए मिले? तो पिता की संपत्ति अगर यहाँ से टोटल अगर हम निकालें, एक की वैल्यू निकालें तो वो तो टोटल निकलेगा पिता के पास संपत्ति जितना था, लेकिन हमें पिता की संपत्ति से मिली राशि निकालनी है, यानी कि टोटल का 2/5 निकालना है हमें। तो अगर हम यहाँ से निकालें, एक यूनिट का अगर वैल्यू निकालें तो 16,858 गुना 15/2, ये तो उसके पिता के पास जितना था वो हमारे पास निकला, लेकिन उसे मिला कितना है? 2/5, यानी कि 2/5 से फिर हम गुना करेंगे तो उसे जितना मिला वो हमें प्राप्त होगा। तो 2 से ये 2 कैंसिल, 5 तिहाई 15, और अगर हम इसे गुना करते हैं तो 8 यहाँ पे 16, 8, 5, 8 गुना 3, और अगर हम इसको यूनिट डिजिट से ही अगर बिना सोल्व किए देखते हैं तो 8 तिरका यहाँ पे 24, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो 4 अगर आएगा तो ऑप्शन में देखते हैं तो बी नंबर ऑप्शन ही सिर्फ लास्ट डिजिट 4 है, तो इसीलिए मेरा आंसर बी हो जाएगा। आगे हमें सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। XYZ एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण x 90 डिग्री है। मान लेते हैं XYZ समकोण त्रिभुज है जिसका x कोण 90 डिग्री है। भुजा XY की लंबाई 6 सेंटीमीटर, XY की लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर, और YZ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, और YZ की लंबाई 10 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज XYZ के अंतःवृत्त का केंद्र C है, अब इसमें एक अंतःवृत्त ये हो गया, अंतःवृत्त का केंद्र C है, केंद्र C दिया, इसका कोई मतलब, तो अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्रफल के अतिरिक्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि इस त्रिभुज में इस वृत्त के द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल को छोड़कर बाकी बचे, यानी हमें इसका एरिया ज्ञात करना है। ये जो भी हमें दिखाई दे रहा है ये सब का एरिया ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो ट्रिपलेट बन रहा है 6, 10, और ये अगर हम पाइथागोरस से निकालें तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर हमारे पास 8 का स्क्वायर
हो जाता है, जो यहाँ पे 8 होगा। ऐसे भी 6, 8, 10 तो ट्रिपलेट होता है, याद होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया। तो अगर हम और फिर इस अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं, क्योंकि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल घटाना है तो हमें त्रिज्या की जरूरत होगी। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस अपॉन में 2, यानी कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2, यानी 6 और 8 14, 14 में से 10 गया 4 बट्टा 2, यानी कि 2। हमारे पास इन रेडियस यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना 2 सेंटीमीटर आ गया। अब हम आसानी से बचे हुए क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाले तो 1/2 6 × 8 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई और r के जगह पे क्या 2 का स्क्वायर, तो ये 3 24 माइनस 4 पाई मेरा आंसर आ जाएगा बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल फिर से बोडमास का सवाल। ठीक, सवाल है 10 + 26 - 15 × 20 - 5 डिवाइडेड बाई 2 × 7 - 5, ये रेकरिंग और ये सवाल। तो अभी हमने आपको पिछले सवाल में बोडमास में बताया था कि पहले ब्रैकेट का प्रक्रिया करते हैं, लेकिन ब्रैकेट से पहले अगर ब्रैकेट में ही एक छोटा आता है रेकरिंग, अगर ब्रैकेट में ही रेकरिंग है तो सबसे पहले रेकरिंग को हम देखते हैं। तो यहाँ पे रेकरिंग को देखेंगे तो रेकरिंग 7 में से 5 गया, यहाँ पे 2 बचेगा और ये छोटा कोष्ठ और ये मंझोला कोष्ठ गुणा 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 20 गुणा 15 माइनस 26 प्लस 10। फिर अब ये छोटा कोष्ठ का देखेंगे। छोटा कोष्ठ में भी अगर हम देखेंगे तो पहले डिवीज़न का देखेंगे। तो यहाँ पे 20 माइनस 5/2 गुना 2 और ये छोटा कोष्ठ बंद और ये, तो ये 2 से 2 कैंसिल, फिर 20 में से 5 गया 15, फिर 15 को हम 15 से यहाँ पे 15 माइनस 26 प्लस 10, तो फिर 15 और यहाँ 15, यहाँ पे हमारे पास 225 माइनस में हुआ और ये 26 और ये सारे ब्रैकेट को हम खोल दिए और प्लस 10, तो यानी 225 में से 225 तो माइनस में हुआ प्लस 36, 10 26 36, तो 225 माइनस में और ये 36 प्लस में, तो हमारे पास -189 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बस 3728456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। यानी कि 3728456 में 7 के अंकित मान, यानी इस 7 का फेस वैल्यू प्लस प्लेस वैल्यू में का योग पूछ रहा है। तो फेस वैल्यू क्या होता है, किसी भी संख्या का फेस वैल्यू वही होता है जो हमसे पूछा जाता है। यानी कि अगर 7 का फेस वैल्यू हमसे पूछा जाए तो यहाँ पे 7 ही होगा। प्लस प्लेस वैल्यू क्या होता है कि वो किस प्लेस पे है, यानी कि यहाँ से इकाई दहाई करके हम देखते हैं कि किस प्लेस पे है, और जिस प्लेस पे होता है उतने वो 0 लगा देते हैं। यानी सिंपल सी 7 के बाद में जितने अंक है उतने 0 हम लगा देंगे। तो 7 के बाद में देखते हैं, 7 को 7 रखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये होगा, इसको ऐड करना है तो 7 0 0 0 0 7, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 2 प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रमशः 7.20 रुपये और 4.40 रुपये प्रति किलोग्राम है, इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि 6.3 रुपये की दर से बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ हो। ये सवाल हम
इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। तो एलिगेशन में क्या है कि अगर यहाँ CP है और यहाँ CP है तो यहाँ बीच में भी CP होना चाहिए, तब जा करके CP और CP को अगर एलिगेट करते हैं तो हमें ये वेट का रेशियो मिलता है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, पहले का है 7.2 7.2 रुपये, दूसरा क्या है 4.4 रुपये, और तीसरा यहाँ पे अगर CP हमको लाना है, लेकिन यहाँ पे दिया है क्या 6.3 रुपये की दर से बेचते हैं तो 16/2/3 पूर्णांक का लाभ होता है। यानी 16/2/3% का मतलब क्या हुआ 1/6, यानी कि लाभ बोला, यानी कि 7/6। यानी कि अगर ये CP है तो 7 क्या है SP है, यानी 7 का यहाँ पे दिया है कितना 6.3, तो हमें 6 का निकालना है क्योंकि CP यहाँ पे 6 है ना, तो 7.9 यानी कि 5.4, यानी कि CP ओवरऑल CP हमें कितना प्राप्त हुआ 5.4। अब इसको हम क्या करेंगे एलिगेट कर देंगे। तो अगर हम इसको एलिगेट करते हैं तो 5.4 में से 4.4 तो 1.0 अनुपात, यहाँ से करते हैं तो 1.8, अगर इसको करते हैं तो 5:9, और यही मेरा वेट का रेशियो आ गया जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न को हल कीजिए। यहाँ भी बोर्डमास, ये बोर्डमास हम छोड़ देते हैं क्योंकि 2 ऑलरेडी बोर्डमास हो चुके हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अलजेब्रा। यदि a + 1/a = √3, तो हमसे पूछा जाए कि AQ + 1/AQ का मान क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि अगर x + 1/x बराबर में अगर a है या फिर p है तो x³ + 1/x³ बराबर हो जाता है PQ - 3p। सिंपल। तो अगर a + 1/a = √3 है तो इसका क्या हो जाएगा a यहाँ पे √3 का क्यूब -3√3, यानी कि ये भी 3√3 -3√3, यानी कि 0 आंसर ये हो जाएगा। या फिर अगर ये आपको याद नहीं है तो यहाँ पे सिंपल सा a + b का होल क्यूब आप लगा सकते हैं, AQ + BQ + 3AB × a + b, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा कि इसे आप याद ही रखें कि a + 1/a या फिर x + 1/x अगर √3 है तो उसका क्यूब का आंसर 0 होता है। ये सब तो याद रखने वाली चीज़ें हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, एक संख्या का 32% 32% 56 है, वह संख्या क्या है। कोई संख्या है तो उसका 32% का वैल्यू हमें 56 दिया है, तो वह संख्या क्या है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। फ्रैक्शन में 1 होता है पूरा और परसेंटेज में 100%। तो 100% का अगर निकालें तो 8 चौका 32, 8 सत्ते 56, तो 4 से 100 25, तो 25 चौका 25 सत्ते 175, ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे 8 से दोनों को काट दिए तो 4 से 4 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, फिर 4 से हमें 100 जाना है, फिर तो 25 गुना किए तो 7 से हमें यहाँ पे 25 गुना करना है, तो 7 25 175। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 4 संख्याएं ABCD ऐसी है कि उनका समग्र औसत 23 है। 4 संख्या ABCD A + B + C + D का औसत हमें कितना दिया है 23। A और B का औसत A + B/2 = 19.5। तो C और D का औसत क्या होगा। तो हमसे पूछा C + D/2 हमसे क्या होगा पूछा गया। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचे, ऐसे तो इसको सोल्व करके बना ही सकते हैं, लेकिन अगर लॉजिकली सोचे कि सारे का औसत 23 है तो पहले 2 का अगर औसत 19.5 है और दूसरे का पूछा है, तो अगर इसका भी 23 रहता इसका भी 23 रहता तो यहाँ ओवरऑल 23 है, लेकिन यहाँ पे 23 से कुछ कम है। तो 23 से कितना कम है -3.5 कम है, 2.5 सॉरी, 23 से 3.5 कम है। तो अगर इसके पास 23 रहता तो
तो ये तो बराबरी कर लेता है इसके, लेकिन ये 23 से कुछ कम है। कितना कम है? 3.5 कम है। तो इसको बराबर करने के लिए ये लिया होगा, इसका कमी वाला ये लिया होगा, यानी कि इसमें अगर हम 3.5 जोड़ दे तो 26.5 मेरा आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे समझ नहीं आया तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, सिंपल सा। यहाँ पे 23 है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालें तो 23 चौका 92, a प्लस बी निकालें तो 19 दूना 38 से 39, और c प्लस डी बाई 2 हमें निकालना है, यानी कि c प्लस डी बाई 2। तो c प्लस डी अगर निकाले तो जो भी आएगा हमें 2 गुना ये आएगा। तो अगर ये 92 में से 39, a प्लस बी का मान 92 है और 39 गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 और ये 5, यही बचेगा। ठीक है, यानी कि c प्लस डी बराबर कितना बचा? 53। तो 53 बाई 2 करना है, बाई 2 यानी कि 26.5, ये आंसर मेरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया है जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी और इसका एक कोण 120 डिग्री था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हमें बोला गया है कि एक आयत है और आयत की लंबाई क्या है? 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, और इससे हमें एक समचतुर्भुज बनाने के लिए बोला गया। हमसे एक समचतुर्भुज बनाने के लिए बोला गया जिसका परिधि सेम है। अगर इसका परिधि देखें तो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू 12 8 20 यानी कि 40। तो इसका भी परिधि 40 होना चाहिए, और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो बराबर होती है, तो 40 को अगर हम बराबर बराबर देखें तो 10 10 10 और ये 10। और फिर बोला कि इस समचतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री का है। तो मान लेते हैं कि ये कोण 120 डिग्री का है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। एक तो 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, लेकिन यहाँ पे विकर्ण निकालने वाले फिर लफड़ा हो जाएगा, तो इसको अभी यूज यहाँ पे नहीं करते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर हमें साइड पता हो और इस दोनों साइड के बीच का एंगल पता हो तो हम आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ए का मतलब क्या हुआ? साइड। तो यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर देखें तो 10 का स्क्वायर इंटू साइन 120 डिग्री, तो 10 का स्क्वायर 100 और साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। क्लियर? साइन 120 डिग्री का मान √3/2। तो अगर ये देखें तो ये 50, यानी कि हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। अगला सवाल डीआई से है। डीआई में कुछ दिया गया है, यदि वर्ष 2012 में 12 की कुल बचत 2 लाख रुपए है तो उसे चेन्नई में कितनी खपत करनी पड़ी? कुल खपत है क्या? बचत, कुल बचत कितनी? अच्छा ठीक है। और टोटल मेरे पास कितना दिया? एक बार फ्लिप, सवाल ही क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ ठीक, 2012 में चावल की कुल खपत, 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है, यानी कि 2 लाख टन 2012 में चावल की खपत 2 लाख टन, और 2012 का डाटा हमारे पास दिया गया जो कि पूरा 100% है, यानी कि 100% बराबर दे दिया गया है 2 लाख टन। 2 लाख टन। तो हमसे पूछा गया है कि तो अकेले चेन्नई में चावल की खपत कितनी है? तो चेन्नई में अगर हम परसेंटेज देखें तो 30% है, तो हमें चेन्नई में 30% के लिए निकालना है, यानी कि 2 लाख टन, 2 लाख टन सॉरी 4 5 2 लाख टन, ये टन है। ये तो है 100% के लिए, लेकिन हमें निकालना है 30% के लिए ना,
तो 30 से गुना कर देंगे, 0 0 0, यानी कि 60,000 टन मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंपल सा सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, फिर से DI। नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल बिक्री 35 लाख रुपए थी, यानी बिक्री का परसेंटेज हमें दे दिया गया पाई चार्ट के द्वारा, यानी कि 100%, 100% बराबर दे दिया गया 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपए थी। तो नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट XYZ को सैंडविच की बिक्री से कितनी आय प्राप्त हुई। तो अब सैंडविच का परसेंटेज अगर देखें तो 20% है, सैंडविच का परसेंटेज 20%, यानी कि इसका 1/5 भाग, तो 1/5 भाग अगर देखें तो 7 लाख, 7 लाख मेरा आंसर होगा सी नंबर। सिंपल। इसका 5, तो इसमें 5। तो अब लगता है सवाल खत्म।